हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या हमने कर लिया है, बाकी और भी आपको डेरिवेशन हर एक चैप्टर के देखने हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया है रसगुल्लों, वहां से देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये भी टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को फालतू का ये परेशान करता है, लेकिन रसगुल्लों परेशान होना नहीं है। आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपको ये नहीं समझना है, इसको बिल्कुल अभी थोड़ा भूल जाइए। शुरू में लिखने वाली चीजें क्या है हम उसको पकड़ते हैं, ठीक है ना। आपको शुरू में क्या लिखना है उसी के आधार पर हम पूरा का पूरा इसका निपटारा कर देंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि माना m डैश एक अपवर्तक पृष्ठ दो माध्यमों को अलग करता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। एक m और m डैश, हमने एक माध्यम क्या किया, मतलब एक एक अपवर्तक पृष्ठ बना दिया, ठीक। और ये क्या कर रहा है, दो माध्यमों को अलग कर दे रहा है। भाई इधर कोई माध्यम है और एक इधर कोई माध्यम है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। आगे लिखेंगे कि माध्यमों के मतलब माना माध्यमों के जो अपवर्तनांक है n1 व n2 है। मान लेते हैं कि इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। आगे कह रहा है कि इनके वेग मतलब v1 व v2 प्रकाश के वेग को निरूपित करते हैं। मान लेते हैं कि भाई इधर जब प्रकाश चल रहा होता है तो उसका वेग v1 होता है और इधर v2 होता है, ठीक। फिर लिखेंगे कि माना AB एक समतल तरंगाग्र m डैश पर आपतित होता है। तो मान लेते हैं बच्चों एक तरंगाग्र, ठीक। इस पर एक तरंगाग्र आपने परावर्तन में ही पढ़ा है भैया, हमने बताया है। मान लेते हैं एक तरंगाग्र है बच्चों, इस पर क्या हो रहा है, एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है, ठीक। इतना समझ में आ गया कि एक क्या है, एक समतल तरंगाग्र, इस पर एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है। और हमें पता है बच्चों कि ये क्या है, जब बिंदु भाई यहां पर मान लेते हैं एक बिंदु है तो हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, इस पर अभिलंब। अगर हम इस पर भी ऐसे अभिलंब एक खींच देंगे, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब बच्चों हमें पता है कि जब ये यहां से यहां पर कोई बिंदु हम ए दे देते हैं, उतने ही समय में ये यहां कहीं पर पहुंचेगा। हम मान लेते हैं कि ये बिंदु बी पर यहां पर पहुंचेगा और इसी पर अगर हम मान लेते हैं बच्चों कि इस पर माना कोई हम क्या खींच देते हैं, एक अभिलंब, ठीक। यानी यहां पर हम क्या कर देते हैं, लंबवत अभिलंब खींच देते हैं, ठीक। तो ये AB एक समतल तरंगाग्र है। मतलब ये है बच्चों, परावर्तन में भी हमने आपको समझाया था कि जिस समय बिंदु ये तरंगाग्र बिंदु A पर पहुंचेगा उतने ही समय में ये केवल B तक पहुंचा है, क्योंकि ये समतल तरंगाग्र है। अब ये B से C तक पहुंचे हुए, यहां पर मान लेते हैं B से एक बिंदु हम C दे देते हैं, यानी ये B से C तक मतलब यहां से B से C तक जितनी दूरी तय करेगा और जितना वक्त लगेगा उतने समय में ये और भी आगे बढ़ चुका होगा, है ना। इतना तो क्लियर है बच्चों। परावर्तन में भी सेम तरह बताया था, लेकिन यहां पर अपवर्तन है तो ये B से C तक पहुंचने में जितनी दूरी तय करेगा और जितना समय लगेगा उतने समय में ये क्या हो जाएगा भाई, और भी दूरी तय कर लेगा, ठीक। उतने समय में ये और दूरी तय कर लेगा और उसके बाद मान लेते हैं कि भाई ये यहां से जब पहुंचता है तो इसका भी अपवर्तन हो जाता है। अब यहां से बच्चों अगर हम देखेंगे, ठीक, यानी मान लेते हैं ये B से C तक पहुंचने में जितनी दूरी तय करता है तो उतनी ही दूरी भाई ये A से D तक पहुंचने में लगा रहा है, ठीक। किसी बिंदु को हमने D मान लिया है, ठीक। और इस पर भी बच्चों अगर हम लंब खींच देते हैं, यानी यहां पर हम चाप लगा करके एक लंब अगर हम खींच देते हैं इस पर, ठीक है ना, यानी इस वाले पर एक लंब खींच देते हैं इस पर, ठीक। क्योंकि ये समतल तरंगाग्र है तो ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना ले रहा है। तो इसमें बस यही समझना था,
ठीक, हमने क्या बताया कि माना m डैश एक अपवर्तक पृष्ठ दो माध्यमों को अलग कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद माना इनके अपवर्तनांक n1 व n2 हैं। माना v1 v2 प्रकाश के वेग को निरूपित करते हैं। फिर हमने लिखा कि माना एक तरंगाग्र a और b, ठीक, एक तरंगाग्र क्या है बच्चों, a, यहां पर a है और ये b है, कि माना एक तरंगाग्र AB इस अपवर्तक पृष्ठ m डैश पर गिरते हैं। अब यही मेन टॉपिक है, यही मेन चीज समझना है बच्चों कि जिस समय ये तरंगाग्र A पर पहुंच जाता है उसी समय ये B पर पहुंचता है, और जब इसको यहां पर गिरना है यानी B को C तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतने समय में ये A से D तक पहुंच जाएगा, है ना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि बच्चों ये इसके समतल चल रहा है कि जितने समय में B C तक पहुंचेगा उतने ही समय में A D तक पहुंच चुका होगा। और D पर हमने क्या किया, यहां पर एक चाप लगा दिया यहां से, और इस पर भाई इसके समतल इसके समांतर एक हमने अभिलंब खींच दिया, 90 डिग्री हो गया। सेम वही चीज तो इसमें बना है रसगुल्लों। अब हमें पता है कि भाई जो भी चीज, अब ये आपको समझने वाली चीज है कि ये क्या है, लंब, भाई अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण अपतन कोण हो जाता है, और ये पूरा का पूरा लंब है ना भाई, पूरा का पूरा अगर देखें ये अभिलंब है 90 डिग्री, अगर इसको अपन I मान लेते हैं तो ये बाकी बचा 90 माइनस I हो जाएगा, ठीक। वही चीज तो यहां पर दिया है भाई, ये I है, ये 90 माइनस I है, ये I है, ठीक। अब उसी तरह अगर इसमें आएंगे, ये भाई इसमें भी पूरा अगर हम ध्यान देंगे ये 90 हो जाएगा। अगर ये R है भाई, यही तो होता है ना कि ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब, अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा R बनाएगा, तो ये बाकी बचा 90 माइनस R हो गया और इधर वाला R हो गया। सेम वही चीज तो इसमें बना है, आप देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है बच्चों। तो इतना समझ में आ गया, सेम यही चीज यहां पर बना है, वही आपको हम समझाना चाहते थे और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो इसमें जो कुछ भी है बच्चों केवल समझने वाली चीजें हैं, m डैश अपवर्तक पृष्ठ हैं। फिर उसके बाद इनके अपवर्तनांक, ठीक, इनके अपवर्तनांक हम मान लेते हैं कि इसका अपवर्तनांक n1 है और इस वाले का n2 है। उसके बाद बच्चों इनके वेग क्या है, v1 और v2 हैं, ठीक। ये वेग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये लिखा है। फिर यही तो कहा कि माना इस पे क्या है, A और B है, ठीक। माना जो AB है एक समतल तरंगाग्र इस पर आपतित होता है, तो वही चीज है कि जिस समय ये जो तरंगाग्र A पर पहुंचेगा उसी समय ये B तक पहुंचेगा, और जिस समय मतलब B को C तक पहुंचने में जितना वक्त लगेगा उतने समय में ये A से D तक पहुंच जाएगा। और इसी पर हमने चाप खींच करके क्या किया भाई, इसको इससे मिला दिया और ये वाला तो इस पर अभिलंब खींच के एक समांतर दर्शा दिया है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब जो है समझना, अब मेन चीज शुरू करेंगे। लिखेंगे कि किसी क्षण B को C तक पहुंचने के लिए चली गई दूरी, अब भाई दूरी बराबर होता क्या है बच्चों, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब दूरी है क्या जनाब, दूरी B से C तक तो जा रहा है रसगुल्लों, तो BC बराबर लिखे भाई, चाल हमने क्या माना है V1, समय क्या है T, तो BC बराबर V1 इंटू T हो गया, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे फिर से वही चीज कि जितने समय में, ये लिखने वाली चीजें हैं बच्चों कि जितने समय में B C तक पहुंचता है, B C तक पहुंचता है उतने समय में A D तक पहुंचता है, A जो है वो कहां तक, D तक पहुंचता है। यही तो हम कब से आपको समझा रहे हैं ना, यही क्या करता है, A जो है वो D तक पहुंच जाता है। अब भाई A से D तक की चली दूर निकालेंगे, तो निकालेंगे A से D तक चली गई दूरी, अब A से D तक की चली गई दूरी अपने को निकालना है, तो भाई AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक दूरी चलना है, तो भाई चाल V2, इधर का चाल V2 है ना, ये दिख रहा है आपको,
ठीक भाई, इधर वाला जो वेग v1 है और इधर वाला v2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा v1 इंटू टी। तो यहां पर हमें B से C तक चली गई दूरी मिल गया रसगुल्लों। अब उसके बाद A से D तक भी चली गई दूरी अपने को मिल गया है। ठीक, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया, इतना हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे। ठीक, अब देखिएगा, अब इसमें फिर से फिगर बना दिया है ताकि दिक्कत ना हो। अब इसमें समझना बच्चों, अब दो त्रिभुज आपके सामने दिख रहे हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी। ठीक, त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी तथा, ठीक, यहां पर ए बी सी है तथा ए डी सी, इस वाला नीचे का त्रिभुज, तथा ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुज में अगर हम ध्यान देंगे बच्चों तो हम क्या निकालेंगे, साइन आई और साइन आर। क्योंकि जो ए बी है वो भाई इस पृष्ठ के साथ आई कोण बना रहा है, और जो यहां पर भाई अगर हम बात करेंगे ये जो बी सी है, ठीक है ना, ये सॉरी डीसी है, वो इसके साथ आर कोण बना रहा है। तो दोनों त्रिभुज में हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि साइन आई बराबर, साइन आई ऊपर वाले कोण की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, दोनों कोण में है तो सबसे पहले इसी में लिख देते हैं। ठीक है ना, यानी त्रिभुज ए बी सी में, दिक्कत ना हो एक ही त्रिभुज में कर देते हैं। तो यहां से लिखेंगे साइन आई बराबर, तो भाई साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों, बीसी है। ठीक, क्योंकि ये जो भाई कोण है इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, तो लंब है बीसी, तो भाई लंब बटे कर्ण क्या है, एसी, बीसी अपान एसी हो गया। या इसको लिख देंगे भाई साइन आई बराबर, भाई बीसी का मान कितना है, v1 इंटू टी है, अपान एसी हमने लिख दिया रसगुल्लों। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक, त्रिभुज ए डी सी में, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी आर कोण ये बना रहा है इसके साथ बच्चों, तो इसमें लिखेंगे क्या, साइन आर बराबर, इसमें भी लंब बटे कर्ण। अब की लंब भाई इसके लिए लंब क्या है, एडी है, तो एडी हो गया बच्चों लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या हो गया इसका, ए और सी कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो गया एसी। तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर, एडी का मान हमने कितना निकाला था, और v2 इंटू टी, ठीक, अपान ए सी हो गया। अब इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, समीकरण 2। अब हम निकालेंगे दोनों का अनुपात, तो यहां से लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि साइन आई अपान साइन आर बराबर, भाई साइन आई का पूरा वैल्यू कितना है, तो ये है v1 इंटू टी अपान ए सी है, ठीक, और साइन आर वाला क्या है, तो ये है v2 इंटू टी अपान ए सी है, ठीक है ना, ए सी है। अभी AC को AC से हम करते क्या है बच्चों, काट देंगे। इतना क्लियर हो गया रसगुल्लों। अब यहां से हमारा काम क्या है भाई, अब हम लिखेंगे क्या, साइन आई अपान साइन आर बराबर हो गया क्या, भाई देखिए T को T से भी काट देंगे, भाई ये भी निपट जाएगा। T को T से काट दिया तो केवल बच गया बच्चों यहां पर v1 अपान v2, इतना बच गया। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, हमें एक चीज मालूम है, चूंकि n बराबर होता है c अपान v, ये फार्मूला होता है। अगर यहां से भाई हम v बराबर लिखेंगे तो ये n अपान
क्या हो जाएगा, सॉरी v बराबर अगर लिखेंगे बच्चों तो c अपान n हो जाएगा। अगर हम v1 बराबर लिखेंगे तो c अपान n1 हो जाएगा। अगर भाई v2 बराबर लिखेंगे तो c अपान n2 हो जाएगा। यही वैल्यू क्या करना है, अपने को यहां पुट कर देना है। तो लिखेंगे बच्चों साइन i अपान साइन r बराबर, भाई v1 के स्थान पे हम इतना लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा c अपान n1, ठीक। और v2 के स्थान पे c अपान n2 इतना लिख दिए। कुछ कटने वाली चीजें हैं, बिल्कुल हैं, c से c कट गया। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक, इतना समझ जाइएगा। वही इसको यहां लिख देते हैं, चूंकि n बराबर c अपान v, इतना याद रखिए बच्चों। इसी से ये हमने क्या किया है, पुट किया है, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे साइन i अपान कितना हो गया बच्चों, साइन r हो गया, बराबर भाई 1/n1 है बटे 1/n2 है। तो भाई ये ऊपर चला जाएगा, n1 ऊपर चला जाएगा, n1 नीचे आ जाएगा, ठीक। और यही क्या है भाई, अपवर्तन का नियम है। या बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि साइन i अपान साइन r बराबर, इसको लिख सकते हैं 1n2, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। और यही क्या होता है, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या है भाई, अपवर्तन का नियम। समझ में आया। तो इस तरह से रसगुल्लो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से क्या अपवर्तन के लिए व्याख्या कर सकते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। कुछ भी नहीं था बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आप देख रहे हैं, बस फालतू का एक डर होता है आपके माइंड में कि सर ये कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। और आपको बता दें बच्चों, ये जो टॉपिक है ना पूरे 5 नंबर में पूछा जाएगा रसगुल्लों, इसलिए इसे बिल्कुल भी इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं, सेकंड फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे इसको बिल्कुल भी मतलब देखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, और वही एग्जाम में जब आता है धोखा हो जाता है। तो आपके साथ धोखा ना हो, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। और हमने जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल तरीके से बच्चों आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।